नमस्कार साथियों। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास से साथियों आपका 20 से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में लगभग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है बुक से पूछा जाता है हिंदी में। और आज साथियों हम गद्य खंड को हम समाप्त कर चुके हैं और काव्य खंड में अवहेले हैं। और इस एक ही वीडियो में हम साथियों काव्य खंड को समाप्त कर देंगे। गद्य खंड को हम साथियों 2 क्लास में समाप्त किए, लेकिन काव्य खंड को हम एक ही क्लास में साथियों समाप्त कर देंगे। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला चैप्टर है साथियों कड़वक, और पहला प्रश्न है कड़वक के कवि कौन है। कड़वक के कवि जो साथियों मलिक मोहम्मद जायसी जी है। मलिक मोहम्मद जायसी जी कड़वक के कवि है। 2 नंबर प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी कविता कड़वक कड़वक है मलिक मोहम्मद जायसी कविता। 3 नंबर प्रश्न की मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1492 में इनका जन्म हो गया था। ठीक है, 1492 में इनका जन्म हुआ था। आगे प्रश्न है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी का जन्म साथियों उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था। 5 नंबर प्रश्न, जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जो साथियों वह सूफी कवि रह चुके हैं। सूफी कवि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो जायसी का जन्म अमेठी में हुआ था। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। तो मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन नंबर बी को सुधारें तो ममरेज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही मार दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की जायसी थे तो जायसी साधु फकीर थे। ठीक है, जायसी फकीर थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। ठीक है, तो जायसी हिंदी साहित्य के साथ यह प्रेमार्गी शाखा से जुड़े थे। बी ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जायसी रुक जाइए, देखिएगा प्रश्न अगला। जायसी किस काव्य की भाषा की शैली। तो जायसी जो भाषा की शैली है तो क्या है, अवधि है। ठीक है, अवधि इनकी भाषा की शैली है। अवधि अवधि मार दीजिएगा सही। ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न की जायसी काव्य का मुख्य रस क्या है। तो जायसी काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। ठीक है, जायसी काव्य का मुख्य रस क्या है साधु, श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न की जायसी रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़े हैं। तो रक्त रूप ले द्वारा जोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न की जायसी रतन सेन तथा एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सिंचाया, और तो अपने आंसुओं के द्वारा इन्होंने सिंचाया, अपने आंसुओं के द्वारा सींचे हैं। 14 नंबर प्रश्न की जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे। तो गुणवान है तो किस दोष से युक्त, तो उनमें नेत्र दोष था। वह नेत्र से उन्हें नहीं दिखाई देता पता, उनका एक आंख खराब था। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और क्या था, व्यापक है। ठीक है, किस प्रकार गंभीर और व्यापक है, तो समुद्र की भांति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 16 नंबर प्रश्न है कि इनमें में से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो प्रेम के पीर कवि जायसी जी है, जायसी। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है। तो कड़वक संत पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। 18 नंबर प्रश्न की कड़वक के रचयिता है। कड़वक के जो रचयिता है साथियों, कड़वक के रचयिता कौन है। तो कड़वक के रचयिता साथियों जायसी जी। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। अगला प्रश्न है साथियों 19 नंबर, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो साथियों यह ब्रज भाषा में अवधी भाषा में लिखते थे, नहीं ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। ये साथियों क्या है, तो प्रेमाख्यानन परंपरा के। ठीक है, प्रेमाख्यानन परंपरा के, यानी ऑप्शन नंबर सी सही मार दीजिएगा।
21 नंबर प्रश्न की जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की, मतलब तुलना किससे की है साथियों, तो दर्पण से इन्होंने अपनी आंख की तुलना की है। आगे प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, किस शाखा के साथियों इन्होंने कवि है, कवि है। ये ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो पद्मावत है साथियों। अखरावट भी इनकी कृति है, कौन सी नहीं है, तो मृगावती इनकी कविता नहीं है, यानी उसकी सॉरी कृति नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही मार दीजिएगा। आगे 24 नंबर पद्मावत की कविता रचना है, तो पद्मावत की जो किसकी रचना है, सॉरी पद्मावत किसकी रचना है, तो कड़बक जिन्होंने लिखा है निशा, तो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्या प्रश्न है। अब देखिएगा साथियों, हमारा एक चैप्टर समाप्त हो गया। अब बचा है साथियों अगला चैप्टर है सूरदास वाला चैप्टर, ठीक है। सूरदास चैप्टर कौन है, पद चैप्टर का नाम है इनका। पहला नंबर प्रश्न है साथियों कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना, पुत्र वियोग की नहीं, यह सुभद्रा कुमारी चौहान के, कड़बक जायसी के साथियों, छप्पे नावादास की है, और पद जो रचना है साथियों वह सूरदास की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न की सूरदास सूरदास किस भक्ति के कवि है, तो सूरदास साथियों कृष्ण भक्ति के कवि है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था तो कृष्ण जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो सूरदास साथियों ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 4 नंबर प्रश्न है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। अद्वितीय कवि कौन है, तो सूरदास जी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर प्रश्न है सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास किस धारा के कवि है, कृष्ण शेरवी कवि है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न। आगे प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण साथियों नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही मार दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाए, यहाँ पर किसकी सूचना दी जा रही है, तो साथियों प्रथम पद में भोर होने की सूचना दी जा रही है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि सूरदास हिंदी साहित्य किस काल के कवि है, तो यह साथियों भक्ति काल के कवि होंगे। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ठीक है। सूर सागर है साथियों, साहित्य लहरी भी है, और सूर शरावली भी है, ठीक है। सत्य सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा आगे। आगे 10 नंबर प्रश्न है साथियों, कौन सी रचना सूरदास की है, कौन सी रचना सूरदास की, तो सत्य सही नहीं है साथियों। दोहावली भी नहीं, सूर सागर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस चीज़ की भूख है, तो सूरदास के साथियों कृष्ण की जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सूरदास के अनुमानित जन्म की तिथि कब है, तो उनका जो साथियों अनुमानित जन्म साथियों 1478 में, ठीक है। 1478 में। ऑप्शन नंबर बी को साथियों सही कर लीजिए, 1478 होगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है साथियों, 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन कवि अष्ट छाप के नहीं है, तो साथियों जी ये जायसी नहीं, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे 14 नंबर प्रश्न की कछुत खाते कछुत धरनी गिरावत, ठीक है। निरक्ति छवि निरक्ति नंदरनिया में कौन सा अलंकार है, ठीक है साथियों। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बता देना है, ठीक है। इसमें साथियों आपको इस तरह के प्रश्न में साथियों नहीं बनाने एग्जाम में आएगा, तो रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर बी सही मार दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न की कछुत खावत कुसुम फूले नरी नारी सुर श्यामा में कौन सा अलंकार है, ठीक है साथियों। इसमें कौन सा अलंकार है यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना होगा। इसमें साथियों रूपक का अलंकार इसमें भी है, ठीक है। आगे 16 नंबर प्रश्न है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। इनकी जो रचनाओं की भाषा है साथियों
मैंने अभी बताया क्या है, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी सही मार दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था साथियों? तो दिया नरहरिदास, तो विठल्लनाथ, और क्या है साथियों? ये तो नहीं होंगे, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न के सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए थे? तो साथियों यह पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 20 नंबर प्रश्न लिखा गया है साथियों कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? मतलब जो वल्लभाचार्य साथियों इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, ये गुरु से पहले साथियों अपना किस भाव के साथियों ये भाव गाते थे? आपको बताना है क्या प्रेम साथियों, विरक्त, या दैन्य, या वरात? दैन्य साथियों। 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर साथियों सूरदास की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? तो नहीं है, बताने दही क्या है साथियों? माखन का भी है, मिश्री का भी है। अपूप के नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि सूरदास की कृति है। सूरदास की साथियों कौन सी कृति है? साहित्य लहरी साथियों सूरदास की कृति हमने अभी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, सूर सागर किस भाषा के रचित है? तो देखिए सूरदास जो साथियों क्या लिखते थे, वो ब्रज भाषा में लिखते थे। सूर सागर भी साथियों ब्रज भाषा में ही लिखे होंगे। 24 का ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आगे 25 नंबर प्रश्न आता है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस होता है? तो देखिए सूरदास किस किस रस के साथियों अद्वितीय कवि है? तो कहिएगा वात्सल्य रस के। ठीक है, कहिएगा वात्सल्य रस के। तो इनके साथियों पदों में वात्सल्य रस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि कन्या का क्या अर्थ है? तो कन्या का अर्थ होता है साधु वो गोद। ठीक है, कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। 24 नंबर पर भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? किस ठीक है साधु कि भगवान श्री कृष्ण कौन कौन पूछते हैं? तो साधु सूरदास पूछते हैं। ठीक है, सूरदास पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए धन्यवाद आप सभी का एक साथ एक और चैप्टर साथियों का समाप्त हो गया। आप सभी को बधाई हो। अब बढ़ते हैं साथियों सूर्य जो है साथियों अगला पद किसने लिखा है? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास वाला पद है। पहला प्रश्न साथियों तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में होता है? देखिए अधिकतर कवि साथियों उत्तर प्रदेश के है, यानी साथियों तुलसीदास का भी जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिएगा। आगे 3 नंबर प्रश्न है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो लगभग 15 वर्ष तक। ठीक है, 15 वर्ष तक इन्होंने काशी में रहे थे। ठीक है, 15 वर्ष तक की 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, 10 वर्ष तक, सॉरी 15 वर्ष नहीं 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कि रामचरितमानस की रचना क्या है? तो रामचरितमानस की रचना है सॉरी सर रामचरितमानस किसकी रचना है? तो बताने तो तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है। 5 नंबर प्रश्न के तुलसीदास किस किस से शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? ये साथियों राम मार्गी शाखा, क्योंकि यह साथियों राम के पूजा करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न की दूसरे पद में तुलसी अपने परिचय किस रूप में देते हैं? तो किस रूप में? तो निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो भिखारी के रूप में देते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास किस चीज की भूख है? तो तुलसीदास को साथियों भक्ति की भूख है। ठीक है, भक्ति की भूख है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है? तो तुलसीदास साथियों किस भाषा में अधिकतर अपनी कविताओं को लिखते हैं? क्या मैथिली? तो कहिएगा नहीं, ब्रज और खड़ी बोली या अवधी? आपको बताना है। तो देखिए ये जो अधिकतर अपनी भाषाएं लिखते हैं अवधी। ठीक है, अवधी। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की, मतलब किससे प्रार्थना किया था साथियों? सीता जी की। ऑप्शन नंबर सी सही लगा दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न की तुलसी ने दोनों पदों में किस रस की व्यंजना है? तो तुलसी के साथ दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना है।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपने परिचय किस रूप में दिया है? राम के भक्त में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, सीता के दास के रूप में। तो साथियों सीता के दास के रूप में ऑप्शन नंबर 11 का डी साथियों सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि कटुम्ब अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किसके लिए? तो अम्ब का संबोधन सीता के लिए, ठीक है, सीता के लिए अम्ब का संबोधन है। 13 नंबर प्रश्न की कौन तुलसी की मित्र है? मित्र नहीं है, कौन तुलसीदास की मित्र नहीं है? तो देखिए यहाँ पर महाराज मान सिंह है, क्या टोडरमल, क्या सूरदास, ठीक है साथियों, नाभादास। इनके कौन मित्र नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सूरदास इनके मित्र नहीं, ऑप्शन नंबर साथियों सी सही लगा दीजिए। 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही लगा दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है साथियों? तो कवितावली है साथियों, इनकी रचना कवितावली है। और पार्वती मंगल भी है, वैराग्य संदपनी भी, आखिरी कलन नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिए, सी। 16 नंबर प्रश्न की कवितावली के रचनाकार कौन है? हमने अभी बताया आपको, तुलसीदास है। 17 नंबर प्रश्न है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का अंग माना जाता है, कवितावली का अंग माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न की रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का दूसरा तो प्रधान रस है भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस है। 19 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस साथियों क्या है? एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की तुलसी की नहीं है? तुलसी की रचना कौन सी नहीं है आपको बतानी है। तुलसी की रचना कौन सी नहीं है? तो साथियों यहाँ पर दिया है का कवितावली, वैराग्य रामायण, ये तो दोनों है साथियों। यहाँ पर गीतावली दिया है, यहाँ पर राधा स्तुति दिया है। इनमें कौन सी रचना नहीं है? तो साथियों तो राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है। 20 का ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस का रचना समय क्या था? तो संवत 1631, ठीक है, संवत 1631 का रचना का साथियों समय था। और पूरा हुआ था संवत 1633 में, ठीक है, संवत 1633 में यह साथियों पूरा हो गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है साथियों, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है साथियों वो अवधी भाषा है, ठीक है, अवधी भाषा है। जो तुलसीदास है दो भाषाओं का यूज करते थे, पहला अवधी, दूसरा का ब्रज भाषा, ठीक है। तो इस साथियों रामचरितमानस को यह अवधी भाषा में लिखे हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है साथियों ब्रज भाषा, ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। आगे बढ़िएगा। 24 नंबर प्रश्न कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 25 नंबर प्रश्न कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला इनका मूल नाम था, राम बोला। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु बताना, शिक्षा गुरु तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम क्या था? तो शिक्षा गुरु का नाम था साथियों शेष सनातन, ठीक है, शेष सनातन इनका शिक्षा गुरु का नाम था। 27 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसी की रचना कौन सी है साथियों? विनय पत्रिका इनकी रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही लगा दीजिएगा। 28 नंबर पर कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है साधु? रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी सही मार दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, कौन सी जो साधु रचना है वो तुलसीदास की नहीं है, इसमें बताना है। तो देखिए साधु वैराग्य संतपनी है, वैराग्य रामायण भी है साधु, और जानकी मंगल भी है। पंचवटी नहीं है, बी ऑप्शन सही लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 30 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? तो ये साधु यह विनय पत्रिका से लिया, यानी विनय पद, ऑप्शन नंबर डी सही लगा दीजिएगा। आगे बढ़ 33 नंबर प्रश्न तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास साधु किस काल के कवि थे? ये साधु भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। 32 नंबर प्रश्न है साथियों कि कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों एक और चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। अब बचा छप्पे चैप्टर, अगला देखते हैं। जो चैप्टर है साथियों चौथा छप्पे।
छपे साथियों पहला नंबर प्रश्न, छपे शीर्षक के रचयिता कौन है? तो साथियों रचयिता मतलब इसके रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। ठीक है, नाभादास, ऑप्शन नंबर सी सही लगा दीजिएगा। आगे 2 नंबर प्रश्न है कि नाभादास की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है साथियों? तो छपे नाभादास की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर पर नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास साथियों सगुण उपासक राम भक्त थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 4 नंबर प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास साधु किसके समकालीन थे? पहला कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। ये तुलसीदास के साधु समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास के समकालीन थे, याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न की नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 में अनुमानित इनका जन्म बताया जाता है, बी ऑप्शन सही मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि किसकी किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो किसकी? तो सूरदास की कविता को सुनकर, सूरदास की कविता को सुनकर। 7 नंबर प्रश्न है साथियों, 7 नंबर, कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की? तो कोई सूरदास वाली तो नहीं है। फिर बिहार सत्यसाई भी नहीं, बीजक भी नहीं, बीजक कबीरदास की रचना, याद रखना साथियों। कौन हो जाएगा? नाभादास की रचना भक्त काल है। ठीक है, भक्त काल 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आगे 8 नंबर प्रश्न की नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? कहाँ था नाभादास का स्थायी निवास था? तो वह कहाँ था? क्या वृंदावन, हरिद्वार या काशी? इनका जो स्थायी निवास था साथियों वृंदावन में है, वृंदावन, ऑप्शन नंबर ए सही लगाइएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस किस छंद की व्यंजना हुई? तो देखिए संपूर्ण जो भक्तमाल है साथियों किस किस छंद के साथ व्यंजन हुई? तो छपे, ऑप्शन नंबर सी सही मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है साथियों कि छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो छपे साथियों 6 पंक्तियों का छंद होता है। आगे बढ़िएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि सुर कविता को सुनकर सभी कवि क्या करते हैं? साथियों सिर चालन करते हैं, सिर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही मारिएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न है कि सुर कविता सुनकर कौन कवि सुर कवि सुने कौन कवि में कौन सा अलंकार है? आप सभी को बताना है। ठीक है, सुर कवि सुनी कौन कवि, यहाँ पर सुर होगा साधु, कौन सा अलंकार है आप सभी को बताना है। तो देखिए इसमें जो अलंकार है साधु अनुप्रास अलंकार है, याद रखना है अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि कबीर में किसमें भेद नहीं करते? तो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते, हिंदू मुसलमान, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों सही लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न की नाभादास जाति पाति एवं वर्ण आश्रम का खंडन किस कवि छपे में किया गया है? कबीर दास के द्वारा। ठीक है, कबीर, यानी ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। 15 नंबर प्रश्न है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल के कवि में हुआ था? तो किस काल के कवि में हुआ था आपको बताना है। तो साथियों आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल या रीति काल। ठीक है, इनका जो उदय हुआ था साधु वो भक्ति काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही मारिएगा। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि किसके हित का वचन कौन कहता है? मैं सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर दास सबके हित का वचन कहते हैं। आगे बढ़िएगा। 19 नंबर प्रश्न, कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ होता है चाहे क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कहानी का जो अर्थ होता है साथियों आपको याद रखना है, एक आंख वाला न होना, क्या एक कान वाला, या अविश्वासी विश्वास, या प्रतीतीत। ठीक है, प्रतीतीत आपको बताना है। देखिए इसका जो साथियों अर्थ होता है विश्वास या प्रतीतीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो स्वामी अग्रदास। ठीक है, स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। 19 नंबर प्रश्न की भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के जो रचयिता है साथियों वह नाभादास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न की भक्त रचित भक्त चरित्रों का माल है। तो भक्तमाल है, ऑप्शन नंबर सी सही मारिएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे साधु? तो हमने अभी आपको बताया स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कबीर दास किस शाखा के कवि है? कबीर दास किस शाखा कवि
कवि है साथियों, तो यह निर्गुण सागर के कवि है, निर्गुण सागर कवि है। 23 नंबर प्रश्न के नावादास किस काल के कवि थे? नावादास साथियों किस काल के कवि थे? देखिएगा, तो ये साथियों जो है नावादास, यह साथियों भक्ति काल के कवि हुए, भक्ति काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 24 नंबर प्रश्न है साथियों, 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर क्या प्रश्न कि नावादास की कविता किन दो व्यक्तियों के बारे में? तो साथियों जो हम 6 चैप्टर पढ़े उस चैप्टर में कबीर और सूरदास के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 20 साथियों सही हो जाए। अब आगे देखिएगा, आगे साथियों अगला चैप्टर आता है कवित चैप्टर आता है, इसका साथियों आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी? भूषण ने साथियों कौन सी कविता लिखी है? तो कविता इन्होंने भूषण ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि साथियों भूषण है। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। नंबर प्रश्न है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है? रीति काल के साथियों ये रीति युक्त धारा के, यानी साथियों ऑप्शन नंबर बी सही में हो जाए और डी भी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित के प्रथम पद में साथियों वो वीर रस है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे 5 नंबर प्रश्न है कवित के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो कवित के द्वितीय पद में साथियों किस रस की व्यंजना हुई है? यहाँ पर करुण रस, श्रृंगार रस और वीर रस। ठीक है, तो देखिए इनके द्वितीय पद में भी साथियों क्या उसमें साथियों करुण रस की व्यंजना हुई। ठीक है, करुण रस ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए सही। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा की रचना? ठीक है, तो भूषण जो साथियों रचना लिखते थे मुख्यतः वो ब्रज भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। 7 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार का कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप। ठीक है, रौद्र रूप 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 8 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या क्या प्रदान करती है? तो प्रसाद प्रदान करती है, ये ऑप्शन सही कर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि लगती लटकी कंठ बैरिन के नागिन सी कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों कौन सा अलंकार दिया गया है ये हम सभी को बताना है, तो अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा भूषण की है? कौन सी रचना भूषण की है साथियों बताना है? तो देखिए कामयानी तो नहीं है साथियों, भूषण की रचना है साथियों भक्तमाल, तो इनका भी नहीं है। शिवराज भूषण ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना, समुद्र अग्नि से साथियों किसकी तुलना की गई है? तो क्या समुद्र अग्नि से जो इन्होंने तुलना की है ना वो किसकी तुलना की है? क्या छत्रसाल की या शिवराज जी की या राम जी की? तो शिवाजी की तुलना की है, बी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, शिवाजी की तुलना की है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस है? प्रथम दंड में कौन सा रस है साथियों? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस। तो देखिएगा याद रखिएगा इसमें साथियों वीर रस है। 13 नंबर प्रश्न है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है? द्वितीय छंद में इन्होंने किस रस की व्यंजना की है साथियों? तो आपको याद रखना है रौद्र रूप का व्यंजना किया, यानी रौद्र रस। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रलय भानु तम सोम में कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति साथियों भूषण जी की है? तो शिवा बावनी साथियों भूषण जी की कृति है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि कवि भूषण की उपाधि दी गई, मतलब जो कवि भूषण उनको उपाधि किसके द्वारा दी गई?
तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न के भूषण ने कौन सी रस की प्रमुखता दी है? तो भूषण ने सातु वीर रस की प्रमुखता दी है। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। 18 नंबर प्रश्न के शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो देखिए शिवराज जो भूषण है सातु इनकी रचना, उसमें कुल जो अलंकारों की जो संख्या है वह 105 है, ठीक है। 105 इनके कुल अलंकारों है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे साधु प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, भूषण की कृति नहीं है, आपको बताना है। तो भूषण की जो कृति है साथियों नहीं है, भूषण हजारा है, तो इसमें सभी में भूषण नाम है, तो यह भी हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही मार दीजिएगा, क्योंकि यह भूषण की रचना नहीं है। 20 नंबर प्रश्न के भूषण प्रिय नाटक, भूषण के प्रिय नाटक तो साथियों जो हमने पढ़ा है जिस चैप्टर में, इस चैप्टर में पढ़ा है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में पढ़ा है। ये ऑप्शन नंबर ए सही मार दीजिएगा सही। 21 नंबर प्रश्न के शिवराज जी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी नाम था इनके, शिवाजी के पुत्र का नाम। 22 नंबर प्रश्न, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में कुल साथियों जो 52 को मुक्तक है, ठीक है। 52 को ऑप्शन नंबर सी मारिएगा सही। 23 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में छंद है? छत्रसाल दशक में साथियों कुल 10 को छंद है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, भूषण के पिता का नाम था? तो भूषण के जो पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम था। 25 नंबर प्रश्न के शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण साथियों किसकी कृति है? तो भूषण जी की कृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही। अगला 26 नंबर प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? यह रीति काल के कवि थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो 52 को, ऑप्शन नंबर साधु बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की चिंतामणि त्रिपाठी त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे 28 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 29 नंबर प्रश्न आता है कि शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान किया था? यहाँ पर बावनी होगा साथ, बावनी शिवा बावनी में कुल किसकी वीरता का बखान हुआ है? तो शिवाजी के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक जो साथी वो किसकी कृति है? तो छत्रसाल जो दशक साथी भूषण की कृति है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो चैप्टर आता है तुमुल कुलालम कलम है, पढ़िएगा। पहला नंबर प्रश्न की जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता लिखी है? तो तुमुल कुलालम कलम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद के जो पिता का नाम था साथियों, इनके पिता का नाम था शिव रतन साहू, ठीक है। शिव रतन साहू, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 4 नंबर प्रश्न की जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन? जब ये 12 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 5 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के वह किस काल के कवि हुए हैं? तो साथियों ये आधुनिक काल के कवि हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न है साथियों की प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिकता समीक्षा की गई? तो साथियों किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मानविकता समीक्षा की गई है? तो कामयानी, ऑप्शन नंबर डी सही मार दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, आगे साथ में कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामयानी जो प्रसाद जी की कृति है साथियों बहुत महिमा क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। क्या है साथियों, क्या है आपको बताना है, क्या खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या गद्य काव्य है, ठीक है। ये साथियों क्या है, ये साथियों याद रखिए प्रबंध काव्य है, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न साथियों, जयशंकर प्रसाद
की कौन सी कृति नहीं है? कौन सी कृति नहीं है साथियों, आपको बतानी है। तो याद रख रहे हैं साथियों, जयप्रकाश की जो कृति है साथियों, वो महाराणा प्रताप का महत्व है, प्रेम पथिक भी है और इतरावती भी है। महाराजा महाराजा मानसिंह इनकी रचना नहीं है। सी ऑप्शन साथियों सही मार दीजिएगा। आगे 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है साथियों? तो यहाँ पर कामायनी होगा, तो ये रचना है साथियों कामायनी, तो इनकी रचना है, तो ये बिल्कुल है कि सूर सागर नहीं है, सूर सागर यहाँ पर सूर सागर होगा। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही, ठीक है। 10 नंबर पर कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? जानकी, यहाँ पर देखिए जानकी मंगल तो नहीं है, पद्मावत भी नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला है साथियों शिवराज भूषण, तो ये भी नहीं, कंकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन के चंचलता के कारण, अधिक निंद्रा के कारण, अधिक काम के कारण। देखिए जो मनुष्य का जो शरीर थकता है साधु, चंचलता के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 12 नंबर प्रश्न कि तुमुल कोलाहलम कलम में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो यह कामायनी से ली गई है। आगे बढ़िएगा, 13 नंबर प्रश्न की सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? तो सजल जलजात में ऊपर रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो मैं उषा की ज्योति में अनुप्रास अलंकार है। 15 नंबर प्रश्न की चातको किसके लिए तरसती है? तो चातको जो साथियों, वो चातको स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है, यहाँ पर बूंद होगा, बूंद के लिए तरसती है। 16 नंबर प्रश्न की जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में काव्य रचना की है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में काव्य रचना है साधु, यह बताना है। बड़ी यहाँ पर खड़ी बोली होगा, ठीक है, खड़ी बोली, बड़ी बोली नहीं, खड़ी बोली होगा। आगे देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की आपको बतानी है, ठीक है ना। इनमें से तो झरना जो है सो तो इनकी रचना आप जानते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? कौन सी कृति मतलब पूरी हुई नहीं हुई, मतलब मर गए हैं, वो लिखते यानी इतरावती। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे 19 नंबर प्रश्न, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामायनी ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही साधु। 20 नंबर जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, सफलतम नाट्य कृति कौन सी है आपको बतानी है? तो ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे है जयशंकर प्रसाद की किस वाद के रहे हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो साथियों ये प्रयोगवाद के रहे, ठीक है, प्रयोगवाद, यहाँ पर डायावाद ये प्रयोगवाद सही मार दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न, प्रसाद जी के पिता का नाम था, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम इनके क्या था साधु? तो देवी प्रसाद शाह, ठीक है, देवी प्रसाद शाह। ऑप्शन नंबर बी साधु सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था साधु आप जानते हैं कि अधिकतर जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए सही। 24 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है साथियों? तो देखिए शिव जी का महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की कंकाल क्या है? तो कंकाल साथियों का एक कंकाल का एक महाकाव्य या कहानी है, उपन्यास है या प्रबंध काव्य है? तो देखिए कंकाल एक उपन्यास है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे साथियों 16 नंबर प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ये साथियों नाटक है, नाटक आपने अभी देखा। आगे बढ़िएगा, 27 नंबर प्रश्न के देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देखिए देवी प्रसाद जो साहू इनके पिता का नाम था, ठीक है, इनके पिता यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 28 नंबर प्रश्न की तुमुल कला शीर्षक कविता रचयिता कौन है? तो कौन है साथियों? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों अगला नंबर क्या प्रश्न है, ध्यान से संत पढ़िएगा। 29 नंबर प्रश्न है
कि कामयानी के रचयिता कौन है। तो कामयानी के रचयिता साथियों कौन है, आपको बता देना है। कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है, तुमुल कोलालम कलम है। ठीक है, तुमुल कोलालम कलम है। ऑप्शन नंबर ए सही मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों यह चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है। ठीक है, इतना ही तक था। अब देखिएगा आगे जो चैप्टर आता है जिसका नाम है साथियों पुत्र वियोग, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचना कौन है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचना है जिस साथियों रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों कानपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, इनका जन्म यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, आपको बता देना है 1904 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 1948 में। कैसे हुआ था साथियों, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये साथियों जो थे कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। पूछेगा किस दिन हुई थी, तो वसंत पंचमी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि इनका मृत्यु साथियों पूछा जाता है। ठीक है, इनका मृत्यु पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इनका जो, ठीक है साथियों, देखिए सुभद्रा कुमारी जन्म जो साथियों कानपुर में नहीं होता, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सी। ठीक है, बी नहीं साथियों, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों 3 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। देखिए इनको साथियों कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का। देखिए ऑप्शन नंबर डी साथियों सही मार दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। तो किस वर्ग की साथियों कविता, तो कटु यथार्थवाद धारा की, राष्ट्रीय भावधारा की, भक्ति भावधारा की, क्या है, तो ये साथियों राष्ट्रीय भावधारा की कवियत्री मानी जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। तो कौन सी कृति नहीं है, तो देखिए मुकुलन है, क्योंकि मुकुलन से साथियों यह चैप्टर लिया गया है। ठीक है, मुकुलन से ही यह चैप्टर लिया गया है। बिखरे मोती भी है साथियों, और त्रिधारा भी है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, कौन सी कृति है साथियों, तो इनकी जो पद्मावती इनकी कृति नहीं है। ठीक है, ठीक है, पद्मावती इनकी, क्योंकि पद्मावती जो साथियों जायसी की रचना है। इनकी कृति साथियों सभा का खेल। ऑप्शन नंबर डी सही मार दीजिएगा। आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा जी साहित्य के अपने युग में मूल उद्देश्य, उनके विभिन्न रूप, अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली प्रकट हुए, यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन किसका है साथियों, आपको बताएं तो यह कथन मुक्ति बोध का है, इनके बारे में कहे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, जब उसका पुत्र मर जाता है। ठीक है, जब उसका पुत्र मर जाता है, भाई के मर जाता है, कहीं नहीं पिता मर जाता है, नहीं पुत्र मर जाता है, तब। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 9 नंबर प्रश्न के पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो साथियों कवित्री का खिलौना साथियों उसका पुत्र है। ठीक है, उनका पुत्र है। ऑप्शन नंबर ये मार दीजिएगा सही। आगे है 10 नंबर प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में भूमिका निभाई, तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं साथियों, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, सॉरी साथियों गलत हो रहा है इसके लिए, क्योंकि साथियों हम भी एक इंसान है, गलती इंसान से ही होता है कि। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न की सुभद्रा पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। खिलौना, छौना, खोया धन, अनमोल रतन। अनमोल रतन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, डी ऑप्शन सही, क्योंकि साथ खिलौना बोला है, छौना भी बोला, खोया धन भी बोला। ठीक है, डी ऑप्शन 11 का संतुल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 12 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन का सूना सूना क्यों हो रहा है, यदि उनका, क्योंकि उनका पुत्र मर गया। ठीक है, पुत्र के असमय निधन के कारण। ठीक है, पुत्र के असमय निधन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सी मारिएगा। 13 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती, क्योंकि उनका साथ पुत्र मर गया, इसलिए साथ स्वयं को असहाय मानती है, पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। 14 नंबर प्रश्न के पुत्र वियोग कविता में कवियत्री किसके लिए पत्थर देवता को मानकर पूछती, तो अपने बेटे के लिए। ठीक है, अपने पुत्र के लिए नहीं, वही बेटे। ऑप्शन नंबर
डी मार दीजिए सही। 15 नंबर प्रश्न है कि गुलामी का नशा किन की रचना है? तो गुलामी की रचना साथियों जो रचना है आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना नहीं है साथियों, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की ठाकुर रामनाथ सिंह की है, ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं, आगे साथियों 16 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का पति का नाम आपको बताना है। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह साथियों इनके पति का नाम था। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है कि बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती साथी रचना कैसी रचना? तो यह कहानी है, याद रखें यह एक कहानी है साथियों। 18 नंबर सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो देखिए सरोज स्मृति साथियों किसकी रचना है यह बताना है। तो देखिए ये निराला की रचना है। इससे साथियों इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो पुत्र वियोग कविता के दूसरा जो अलग जो शोक कविता है कौन सी है? तब पूछा जाता है सरोजी स्मृति, ठीक है, आपको बताना होगा। आगे साथियों 19 नंबर प्रश्न है कि नाथरवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 20 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है साथियों बता दे तो मुकुलन है, क्योंकि मुकुलन से यह साथियों चैप्टर लिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हमने बताया, ठीक है, 16 अगस्त 1904। 21 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था नाम था तो इनका पिता का नाम बताना है भाई, पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम बताना है नु। तो इनके पिता का जो नाम था साथियों ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो क्या पुत्र वियोग है? पुत्र वियोग ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। 24 नंबर प्रश्न पुत्र वियोग शीर्षक कविता काव्य संग्रह से ली गई? तो साथियों हमने कई बार बता दी है, मुकुलन से ली गई है, मुकुलन से ली गई। 25 नंबर प्रश्न साथियों कुली प्रथा किसकी कृति पूछा जाता है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 25 का ऑप्शन नंबर ये साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो आपको बता देना था साथियों पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र वियोग रचना है, ठीक है। तो देखिए एक और चैप्टर साथियों हम लोगों का समाप्त हो गया। अब देखिए उस चैप्टर का जो साथियों पहला नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा लिखी है, ठीक है, उषा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, 2 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में के क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि कहा जाता है, कवियों के कवि। ऑप्शन नंबर साथियों सी सही मार दीजिएगा, कवियों के कवि कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नाम काव्य कृति का संपादन किसने किया था साथियों आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए इनकी जो काव्य जो साथियों प्रतिनिधि कविता है उनका जो साथियों काव्य कृति संपादन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, ठीक है, उस दूसरे व्यक्ति के नाम है साथियों नामवर सिंह, ठीक है, और नामवर सिंह। 5 नंबर प्रश्न है साथियों, 5 नंबर उषा का जादू कब टूटता है? जब साथियों सूर्य उदय होता है, ठीक है, जब सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू साथियों टूट जाता है। 6 नंबर प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोर्स का संपादन किया है? तो साथियों और ये साथियों उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन किया, ठीक है, उर्दू हिंदी। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही, सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों 7 नंबर प्रश्न कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे? किस साहित्यकार के समकालीन थे साथियों शमशेर बहादुर सिंह? तो क्या प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद के, कबीरदास के, ठीक है साथियों, या साथियों नागार्जुन? तो यह नागार्जुन के समकालीन थे, डी ऑप्शन सही लगा दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस 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 सप्तक में आनी शुरू हुई? किस सप्तक में आनी शुरू हुई साथियों बताना है। दूसरे सप्तक में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? तो चलिए देखते हैं साथियों। तो देखिए ये दूसरे सप्तक में है, उदित टूटी हुई बिखरी हुई सतह से उठता आदमी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों,
10 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो सर देखिए मुकुलन तो नहीं है क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान की उदित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही, क्योंकि साथ हम पीछे जो देखें तो इनकी उदित रचना है। 11 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? साथ ये प्रश्न पूछा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस की यात्रा की थी। ठीक है, सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही साथियों, 11 का ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? किस स्थान से इन्होंने बीए किया था वह बताना है। इन्होंने साथियों जो बीए किया था वो इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया था, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 13 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो किस विश्वविद्यालय से रहा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं साथियों, इनका जो संबंध था वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से था। आगे बढ़िए। 14 नंबर प्रश्न है कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो लाल कमल के समान, नीले संख के समान, नीली चादर के समान। तो नीले संख के समान, 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है साथी, इनकी कैसी रचना है? तो सुकून की तलाश साथी एक गजल है। ठीक है, गजल, ऑप्शन नंबर सी सही मार दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो उषा। ठीक है, उषा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। 7 नंबर प्रश्न के दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है? तो दूसरे सप्ताह का जो प्रकाशन वर्ष साथियों है वो 1957, ऑप्शन नंबर बी मार दिएगा सही। 18 नंबर प्रश्न की शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म साथियों जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हो गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न साथियों, आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? इनके जो पत्नी का नाम था साथियों याद रखना, धर्म देवी इनके पत्नी का नाम था। धर्म देवी इनके पत्नी का नाम था। आगे बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति साथियों शमशेर बहादुर, तो मुकुल तो पहले ही मार दीजिए गलत। ठीक है, मुकुल तो पहले ही मार दीजिए। कृति विशाल, विशाल साथियों नहीं है। काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए सही, यह इनकी रचना है। 21 नंबर कौन सी कति समय, कौन सी साथियों ये कृति होगा शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ठीक है, तो देखिए उदित तो है साथियों, उदित है, उदित है इनकी रचना। और इतने पास आने अपने, इतने पास अपने भी है साथियों। टूटी हुई बिखरे बिखरे बिखरी हुई। ठीक है, टूटी हुई बिखरी हुई अभी है साथियों। भारत इतिहास और संस्कृति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 22 नंबर प्रश्न, सकून की तलाश क्या है? सकून की तलाश साथियों क्या है? तो गजलों का संग्रह। हमने अभी देखा साथियों ये क्या है, गजल है, तो उसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ऑप्शन गजल का संग्रह कह दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रातःकालीन का आकाश कैसा है? तो साधु कमल के जैसा, नीले संग के जैसा। तो हमने पीछे किया ऑप्शन नंबर, तो इसका बी साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न है कि उषा का जादू टूटता है जब साथियों सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय होता है यानी साथियों देखिए ऑप्शन है साथियों उषा किस, सॉरी सॉरी, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? हमने गलत प्रश्न पढ़ लिया साथियों, उषा का जादू टूटता है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 25 नंबर प्रश्न है कि उषा शीर्षक कविता के कवि है? उषा शीर्षक कविता कविता शमशेर बहादुर सिंह, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की चुका भी नहीं हूँ मैं, रचयिता, रचयिता कौन है? मतलब चुका भी नहीं हूँ मैं, कि रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा सही। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश साथियों, सुकून की तलाश कितना बार पढ़ चुके? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, डी ऑप्शन साथियों सही मार दीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों, आगे साथियों क्या है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? देखिए साथियों इसकी जो साथियों इकबाल की रचना है। ठीक है साथियों, हमने देखा है, ठीक है, इसलिए हम बता रहे थे कि क्योंकि हम आपको गलत क्यों बताएं साथियों, यदि गलत बताएं, मान के चलिए एग्जाम में यह आ गया, आप मार दिए शमशेर बहादुर सिंह, तो हमारा ही ना, अब हमें गरियाए गए, तो हम गाली नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बता दे रहे हैं देख के।
अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए शमशेर बहादुर जो सिंह का जो जन्म हुआ था साथियों, देहरादून में हुआ था। देहरादून ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 29 नंबर प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूटता है। जब साथियों सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। एक और चैप्टर समाप्त है साथियों, अब बचा जन जन के चेहरे। एक और साथियों हमारा 5 चैप्टर है, ठीक है, उन्हीं को आज साथियों समाप्त करके ही रहेंगे। आगे देखिए साथियों, पहला नंबर प्रश्न की जन जन के चेहरे एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो जन जन के चेहरे तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। 2 नंबर प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों याद रखना छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। 3 नंबर, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो मुक्तिबोध ने साथियों नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। 4 नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध के अनुसार मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया। किस पत्र का साथियों संपादन किया है, देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है साथियों नया खून, नया खून का संपादन किया है, ऑप्शन नंबर साथियों सी सही हो जाएगा। आगे साथियों 5 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने दिग्गज महाविद्यालय राजनांद गांव के में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से कब तक प्रारंभ किया, ठीक है, तो कब से काम प्रारंभ किया इन्होंने बताना है। कहाँ पर साथियों, तो दिग्गज महाविद्यालय राजनांद गांव, ठीक है, राजनांद गांव में वो प्रारंभ समय साथ साथियों 1958, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की थी। तो किस रूप में साथियों उन्होंने वहां पर नौकरी की थी, तो पत्रकार के रूप में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर प्रश्न की मुक्तिबोध निराला के किस तरह के कवि है। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि है, मतलब इन दोनों के बारे में बताने यह साथियों वो किस तरह के यह कवि है। यह साथियों समन्वय कवि है, याद रखना यह साथियों समन्वय कवि है। आगे देखिएगा, आगे साथियों क्या है, आगे समन्वय कवि नहीं साथियों क्रांतिकारी होगा, ठीक है, क्रांतिकारी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना याद रखे जाए। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध ने कविता संग्रह का नाम है। मुक्तिबोध के जो साथियों कविता संग्रह का नाम है वह क्या सूरज का मुटेड़ा नहीं, चांद का मुटेड़ा, ऑप्शन नंबर साथियों बी मारिएगा, सीधा नहीं मारिएगा, मुटेड़ा है। 9 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है। सितारा किसे कहा है साथियों, तो नेता को, जनता को, आकाश के तारे को, या इनमें से कोई नहीं। तो जनता को इन्होंने सितारा का, ऑप्शन नंबर बी सही मार दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध के अनुसार गचाचल गचाला गचाला कहाँ उठती है। गचाला कहाँ पर उठती है मुक्तिबोध के अनुसार, तो साथियों जनता में उठती है, जनता में, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। 11 नंबर प्रश्न है अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए। एक कवि के रूप में साथियों मुक्तिबोध सामने आए थे, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 12 नंबर, मुक्तिबोध ने किस कृति की नहीं है। मुक्तिबोध की कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है साथियों, तो बिखरे मोती नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति या कृति होगा कि मुक्तिबोध की नहीं है। कौन सी कृति साथियों मुक्तिबोध की नहीं है, इसमें ये बताना है। तो देखिए साथियों चंद्रगुप्त साथियों इनकी कृति नहीं है, क्योंकि चंद्र जो गुप्त साथियों रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 14 नंबर प्रश्न है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की कौन सी रचना है साथियों, तो देखिए सूरदास तो है नहीं, सूर सागर नहीं है साथियों, विनय पत्रिका भी नहीं, मुकुलन भी नहीं, कामयानी एक पुनः विचार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है। एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है, एक साहित्य की शायरी मुक्तिबोध की रचना है। आगे 16 नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था साथियों, तो मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था, सी ऑप्शन साथियों सही मार दीजिएगा। आगे 17 नंबर प्रश्न की कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। कौन सी रचना साथियों मुक्तिबोध की है, तो देखिए मुझे चांद चाहिए भोर का तारा,
चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद का मुंह टेढ़ा ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। कौन सी रचना मुक्ति, तो देख कामयानी एक पुनः विचार है साथियों। कामयानी एक पुनः विचार हमने पीछे ही देखा, क्योंकि यह रचना है। नई नई कविता का आत्म संघर्ष भी है, और भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि यह इनकी रचना नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है मुक्तिबोध की किस सप्तक के कवि थे। तो मुक्तिबोध साथियों वह तार सप्तक के कवि रहे हुए। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 20 नंबर गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म साथियों कब हुआ था आपको बताना है। इनका जन्म साथियों 1917 में हुआ था, 13 नवंबर 1917। आगे बढ़िएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। तो मुक्तिबोध का माँ का नाम जो था साथियों इनका पुतली बाई था। पुतली बाई इनके माँ का नाम नहीं था, पार्वती बाई था, ठीक है, पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। मुक्तिबोध ने साथियों किसका संपादन किया है। तो देखिए साथियों नया खून का साथियों हमने पीछे ही आपको बताया है। नया खून का साथियों इन्होंने संपादन किया है। आगे बढ़िएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है। कौन सी, तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, 23 का ऑप्शन नंबर ये साथियों सही नहीं होगा। अब देखिए रास्ता रास्ता इधर में से रास्ता इधर से आगे बढ़िए साथियों। दिया है खड़िया द्रौपदी, तो द्रौपदी साथियों इनकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। 29 रुक जाइए, देखिएगा आगे। 24 नंबर जन जन के चेहरा एक के रचनाकार है। जन जन के चेहरे एक के साथियों गजानन माधव मुक्तिबोध है। आगे बढ़िएगा साथियों। 25 नंबर प्रश्न मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कौन सी कविता है। जन जन के चेहरे एक। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक साथियों मुक्तिबोध जी है। आगे 27 नंबर प्रश्न की कामयानी एक पुनः विचार के रचयिता कौन है। तो मुक्तिबोध जी होंगे। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। देखिए साथियों एक चैप्टर और समाप्त हो जाता है। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है कि रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी है। तो रघुवीर साय ने साथियों अधिनायक कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 2 नंबर प्रश्न की अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो अधिनायक साथियों व्यंग प्रधान कविता है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे 3 नंबर प्रश्न है रघुवीर साय की किस काल के कवि हैं। तो रघुवीर साय साथियों वह आधुनिक काल के कवि हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 4 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था। तो रघुवीर साय का जन्म साथियों लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 5 नंबर प्रश्न की रघुवीर साय एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। इन्होंने साथियों जो एमए किया था आपको याद रखना है एमए साथियों वो लखनऊ विश्वविद्यालय से, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था साथियों लखनऊ में हुआ था, तो लखनऊ से कर लिए। 6 नंबर प्रश्न अधिनायक कौन है। तो अधिनायक विपक्षी दल सरकारी से सत्ताधारी वर्ग है। सत्ताधारी वर्ग सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर प्रश्न की प्रस्तुत कविता ने अधिनायक के रचना किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। 8 नंबर प्रश्न हरचरना कौन है। एक आम आदमी भी है, ठीक है, एक आम आदमी ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए सही। 9 नंबर प्रश्न है कि अज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने है। तो एक कवि के रूप में कौन सामने है साथियों। तो रघुवीर शाह है, ठीक है, रघुवीर शाह है। 10 नंबर प्रश्न के दूसरा सप्तक के 7 कवियों में से कौन शामिल हुए। तो रघुवीर शाह ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। 11 नंबर प्रश्न की क्या अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग करती है। तो किस पर व्यंग करती है साथियों समकालीन राजनीतिक व्यवस्था सरकारी तंत्र पर। तो देखिए साथियों समकालीन राजनीतिक व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की रघुवीर शाह किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए। तो दूसरे सप्तक में। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों 13 नंबर प्रश्न कि रघुवीर शाह किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
दिया गया था। इस रघुवीर साय को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लोग वे भूल गए, लोग भूल गए साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रघुवीर साय की रचना नहीं है? रघुवीर साय की कौन सी रचना नहीं है साथियों? आपको बताने, सीढ़ियों पर धूप, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा। तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा साथियों इनकी रचना नहीं, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सी रचना रघुवीर साय की है? रघुवीर साय की रचना कौन सी है साथियों? तो वे लोग भूल गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 के सी मार दीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे साथियों 16 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर साय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार का विशेष संवाददाता थे? ठीक है साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं नहीं, सी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं थे साथियों, ये नवरत्न भारत में थे, नव भारत टाइम्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 17 नंबर, रघुवीर साय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? ठीक है, किस समाचार के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे बढ़ते हैं साथियों, 18 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या था? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है साथियों? तो इनकी कैसी रचना है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है, याद रखना है, एक निबंध है। आगे 19 नंबर प्रश्न, आत्महत्या के विरोध क्या है? तो आत्महत्या का विरोध क्या है साथियों? तो एक साथियों क्या निबंध है, कहानी है, कविता है या आलोचना है? तो देखिए आत्महत्या के विरोध से ही साथियों यह चैप्टर लिया गया था, यह जो चैप्टर पढ़े क्या है, कविता है, नहीं यह भी साथियों कविता होगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा सही। 20 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर साय की जन्म कब हुआ था? जन्म इनका जो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों वह 19 में हुआ था, ठीक है, 29 में हुआ था, 9 दिसंबर 1929 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर प्रश्न, रघुवीर साय के पिताजी का क्या नाम था? तो रघुवीर साय के पिताजी का नाम साथियों हरदेव साय था, ठीक है, हरदेव सहाय, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे 22 नंबर प्रश्न है, रघुवीर साय का जन्म स्थल कौन सा था? तो इनका जो जन्म स्थान लखनऊ में था, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे कौन सी कृति रघुवीर साय की है? कौन सी कृति रघुवीर साय की है बतानी है। देखिए सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप साथियों इनकी कृति है, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप इनकी कृति है। आगे बढ़िए 24 नंबर प्रश्न कि अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के रचयिता साथियों रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर कौन मार दीजिएगा, 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों 25 नंबर प्रश्न कि हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता कौन? तो रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे बढ़िए 26 नंबर प्रश्न साथियों कि रघुवीर साय किस किसके प्रधान संस्थापक रहे? ठीक है, संस्थापक रहे, देखिए साथियों दिनमान के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न, रघुवीर साय किस कृति के रचनाकार है? किस कृति के रचना है? कुछ पत्ते और चिट्ठियाँ, ठीक है, कुछ पत्ते और चिट्ठियाँ का रचनाकार है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। 28 नंबर प्रश्न की रघुवीर साय किस सती के रचनाकार है? किस सती के रचनाकार है साधु? तो ये 20वीं सती के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे देखते हैं, तो आगे साथियों न्यू चैप्टर आता है, प्यारे नन्हे बेटों को, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, पहला विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। अगला देखिए प्रश्न कि रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? इनको साथियों जो दिया गया था 1990 में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, आगे 3 नंबर प्रश्न, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1999 में साथियों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 4 नंबर प्रश्न आता है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद का पहचान सीरीज अंतर्गत कब प्रकाशित हुई? यह कब प्रकाशित हुई थी साथियों? तो 1971 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 25 नंबर प्रश्न आता है कि विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है, मतलब किस विश्वविद्यालय के ये एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। 6 नंबर की विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? को पहला लगभग जयंती अभिनय हमने पढ़ा है। 7 नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटों की कविता किस शैली में लिखी गई? तो यह जो कविता है साथियों आपको वार्तालाप शैली में मिलेगी, वार्तालाप शैली में।
आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न की प्यारे नन्हे बेटो कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो छत्तीसगढ़ भिलाई 18 का सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 9 नंबर प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक के कवि के रूप में सामने है? तो किस दशक के रूप में? तो साथियों 7वें 8वें दशक में, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे 10 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आती है? तो यह संतों कहानी, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे बढ़िए। आगे 11 नंबर प्रश्न आता है साथियों। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है साथियों? तो नौकर के कमीज पर साथियों फिल्मों बनल बा, ठीक है, फिल्मों बनल बा। अब 12 नंबर कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो महाविद्यालय पेड़ पर कमरा भी है और दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है, यह भी साथियों है। इंद्रजाल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की कृति है? तो साथियों सब कुछ बचा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा निराला सृजन पीठ में जून 1954 से जून 1996 तक किस पद पर यह रहे हैं? तो किस पद पर इन्होंने रहे हैं साथियों? तो ये अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे 16 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल के का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म साथियों हुआ विनोद कुमार छत्तीसगढ़ में हुआ था। शायद 15 नंबर प्रश्न हम लोग का छूट गया। यहाँ से देखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को साथियों देखिए दयावती मोदक कवि शेखर पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही कर दीजिएगा। आगे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न की कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है साथियों? आपको बताने तो नौकर की कमीज है, सब कुछ बचा रहेगा, यह भी है। वो आदमी गर्म कोट नया पहनकर भी चल गया, यह भी है। ऑप्शन नंबर डी साथियों नहीं होगा, 18 का डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आगे 19 नंबर प्रश्न की मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति साथियों विनोद कुमार शुक्ल की है, आप सभी को बताना है। तो देखिए दीवार में एक खिड़की रहती है, साथियों पढ़ चुके, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 21 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है? तो किस कृति पर? तो नौकर की कमीज पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि पत्नी पत्नी बिटिया को क्या करेगी? तो देखिए पत्नी बिटिया को समझाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 23 नंबर पिता बिटिया को क्या करेंगे? तो पिता बिटिया को सिखलाएंगे, ठीक है, पिता बिटिया को सिखलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे देखिए साथियों 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर क्या प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटों की कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का, धर्म का? तो कर्म का प्रतीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे बढ़िए। आगे 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है साथियों कि प्यारे नन्हे बेटों के रचयिता है। तो प्यारे नन्हे बेटों के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी है, विनोद कुमार शुक्ल जी है। 26 नंबर प्रश्न, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संकलन से ली गई? तो वो आदमी ना है गर्म कोट पहनकर चला गया, ऑप्शन नंबर 26 का साथियों ये हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न साथियों नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज साथियों एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों अगला जो साथियों सेकंड जो लास्ट चैप्टर आता है वो हार जीत, ठीक है, जो अशोक वाजपेयी जिन्होंने लिखा है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो हार जीत, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे साथियों कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी का माँ का नाम साथियों अशोक वाजपेयी का जो माँ का नाम था वो निर्मला देवी था, ठीक है, निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे 3 नंबर प्रश्न की अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म साथियों याद रखना है आप सभी को कि दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 4 नंबर प्रश्न की हार-जीत कविता वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई? तो किस कविता? तो अभी कुछ और कहीं नहीं वहीं से, ठीक है, कहीं नहीं वहीं से ली गई, 4 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
5 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय में बीए किया है? किस विश्वविद्यालय से इन्होंने सातु बीए किया था? तो सागर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया है? तो अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने किया था। 7 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी ने कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया? कौन सा सम्मान या पुरस्कार नहीं उन्हें मिला है साथियों, ये बताना है। तो पहला सम्मान इन्हें नहीं प्रदान हुआ। ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा सही, बाकी सभी ये तीनों पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। आगे 8 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं? तो किस विश्वविद्यालय में साथियों कुलपति विनोद कुमार सॉरी अशोक वाजपेयी जी रह चुके हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे साथियों प्रश्न है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो हार जीत कविता में जो उत्सव मना है आम जनता मना रही है, ठीक है। हार जीत कविता में आम जो जनता है साथियों उत्सव मना रही है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत एक गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 11 नंबर प्रश्न की हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठा है? तो साथियों हार और जीत का प्रश्न उठता है, ठीक है। किसकी हार हुई, किसका जीत, यही प्रश्न उठता है ना। 12 नंबर पर कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है ये बताना है। तो देखिए, बहुरी अकेला है चिड़िया का एक जगह सब कुछ नहीं बचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इनकी रचना नहीं है। 13 नंबर कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना साथियों अशोक वाजपेयी की है साथियों? तो टूटी हुई एक बिखरी क्या है साथियों? उम्मीद का एक दूसरा। मुकुलन तो होगा नहीं, ठीक है, मुकुलन तो होगा नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी से उम्मीद का दूसरा नाम, ठीक है। आगे 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न की एक पतन अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए ये इन्होंने रचा है साधु, ठीक है। आगे देखिए साधु गंगा तट इन्होंने नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 16 नंबर प्रश्न है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी जी की रचना है, तत्पुरुष अशोक वाजपेयी जी की रचना है। 17 नंबर प्रश्न की हार जीत क्या है? तो हार जीत एक गद्य कविता, ठीक है, गद्य कविता, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साथियों। 18 नंबर प्रश्न है कि वे उत्सव मना रहे इनमें से वे किनके लिए है? तो वे उत्सव मना रहे वे किसके लिए? तो साथियों किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए, नागरिक के लिए, ठीक है साथियों। तो यह साथियों इसमें आम नागरिक होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, आम नागरिक होना चाहिए, यानी साथियों नागरिक, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि अबे यार कहाँ चले गए, देखिएगा 19 नंबर प्रश्न ला रहे हैं। हाँ 19 नंबर प्रश्न आ गया साथियों, मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला साथियों सड़क सींच रहा है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे बढ़िए, आगे साथियों, आगे अशोक वाजपेयी का जन्म कब होता था? अशोक वाजपेयी का 16 जनवरी 1941 में साथियों इनका जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है साथियों कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था, ठीक है, परमानंद वाजपेयी। आगे बढ़िए, 22 नंबर प्रश्न की कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है साथियों? तो कुणारा अशोक वाजपेयी की रचना नहीं, क्योंकि यह जो रचना है साथियों, यह जो रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति साथियों अशोक वाजपेयी? तो संशयात्मा नहीं है, क्योंकि यह संशयात्मा जो रचना है साथियों और ज्ञानेंद्र पति की एक कवि कहा गया, ठीक है। चक्रवात कौन सी रचना है? कौन सी रचना ये पूछ रहा है ना, तो देखिए कवि कहा गया इनकी रचना, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे 24 नंबर प्रश्न की हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी ऑप्शन नंबर ये मारिएगा सही। 25 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है साथियों? याद रखिएगा आप सभी, पूर्व जो ग्रह साथियों पत्रिका इसका संपादन किया है, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति? घास में दुबका आकाश साथियों अशोक वाजपेयी की कृति है,
ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। 27 नंबर प्रश्न यहाँ है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के यह कवि है। आगे बढ़िए, आगे साथियों अंतिम चैप्टर आता है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, गांव का ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है? तो साथियों वो कौन सी? तो गांव का घर, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे 2 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो ज्ञानेंद्र पति साथियों यह आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, आधुनिक काल के कवि है ज्ञानेंद्र पति जी। आगे बढ़िएगा, आगे साथियों आगे क्या प्रश्न है? 3 नंबर प्रश्न है साथियों कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित है? तो 8वें दशक में। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम, पत्नी का नाम शायद होगा। ठीक है ना, पति पत्नी या पिता का नाम होगा। ठीक है ना, वो गलत टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। तो इनके जो पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, मतलब आदमियों के पत्नी, गजब। देखिए 5 नंबर प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एम किस विश्वविद्यालय से किए? ठीक है, किस विश्वविद्यालय से किए थे साथियों? तो बिहार विश्वविद्यालय से। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, पटना विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय नहीं, बिहार विश्वविद्यालय से दूसरा चीज किए थे। ठीक है, देखिएगा आगे साथियों कि ज्ञानेंद्र पति, यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति हिंदी में एमए किस विद्यालय से किए थे? इसमें साथियों बिहार विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, इसमें बिहार विश्वविद्यालय होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है साथियों कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में? 30%। इस पर ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, संशयात्मा पर। ठीक है, संशयात्मा पर। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की गांव में किसकी धुनें सुनाई पड़ती है नहीं पड़ती है? किसकी धुनें साथियों सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। ठीक है, लोकगीत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? ज्ञानेंद्र पति की रचना साथियों एक चक्रा नगरी एक काव्य नाटक है, काव्य नाटक है। आगे बढ़िएगा, 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की? ऑप्शन नंबर ए साथियों है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो, क्योंकि कवि कहा गया, कवि ने कहा यह साथियों इनकी रचना नहीं है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी रचना है साथियों, सॉरी हमने देखा तो यह भी रचना है, ये भी रचना, ये भी। ऑप्शन नंबर डी साथियों नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। क्या कीजिएगा, देखिए कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है साथियों? तो देखिए आपको हमने साथियों गंगा तट 3 की रचना नहीं हो, मुकुलन भी नहीं हो, आंसू नहीं हो, सब कुछ बचा रहेगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए साथियों गंगा तट इनकी रचना है। ठीक है, सब कुछ ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। सॉरी साथियों, क्या कीजिएगा, याद नहीं था, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे साथियों 12 नंबर प्रश्न की गंगा आंख हाथ बचने की कविता, आंख हाथ बनते ही कविता किस किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ठीक है, इनका जन्म साथी झारखंड में हुआ था। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंच राज्य व्यवस्था में क्या खो गए? यहाँ पर खो गए हैं साथियों, तो पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। 14 नंबर प्रश्न है कि संशयात्मा किसकी कृति है? तो ज्ञानेंद्र पति की कृति है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति की कृति है। 15 नंबर प्रश्न है साथियों कि दूध डबे अंगूठे के छाप किनके है? तो बूढ़े ग्वाले दादा की है। आगे बढ़िएगा, 16 नंबर प्रश्न है साथियों कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक साथियों एक चक्र नगरी, हमने अभी बताया आप सभी को। 17 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे। ठीक है, कारा अधीक्षक यानी ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे बढ़िए, आगे 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 में इनका भी जन्म हुआ था। 18 का ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर? संशयात्मा पर, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे 20 नंबर प्रश्न, गाँव का घर कविता है ज्ञानेंद्र पति की कविता, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे साथियों 21 नंबर प्रश्न है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? तो संशयात्मा से लिया गया है। 21 का डी मारिएगा सही। आगे 22 नंबर प्रश्न है कि साहित्य ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संशयात्मा पर मिला है।
23 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। आगे देखिए साथियों, तो यही साथियों पूरा साथियों हम लोग 13 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर इस क्लास से साथियों आपका 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पक्का 100% फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को सभी मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट साथियों अंत तक देखें तो एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।